देखिए, मैं सभी नेताओं को, चाहे कांग्रेस या बीजेपी या कोई भी पार्टी, ये सबको मैंने कहा ये सारे गुंडे हैं, लफंगे हैं, चोर हैं, डकैत हैं। इनको कोई देश से प्रेम नहीं है। ये सिर्फ सत्ता और पैसे के चक्कर में है। सबको और पहले फांसी लग जानी चाहिए सभी नेताओं को भारत के। कांग्रेस तो करीब 50 साल हुकूमत करी इस मुल्क में और 50 साल में लूट मचाई। यूपीए 1 यूपीए 2 में तो हद हो गई। हर दूसरे हफ्ते इतना नया स्कैम आता था और करोड़ों करीब लाखों करोड़ लूट लिया है देश में कांग्रेस। अपर कास्ट हिंदू अपर कास्ट बीजेपी में रहेगा, वो कहीं टस से मस नहीं होगा। जो जब बीजेपी कितना भी कुकर्म करे, मगर पंडित जी उनके साथ खड़े, क्योंकि अयोध्या मंदिर बना दिया। तो मोदी जी की पूरी पॉलिटिक्स इस पे आधारित है, हिंदुत्व और मुसलमान से नफरत पे। और उसका तरीका है कि लड़ाओ हिंदुस्तानियों को आपस में। तो ये जो आप कभी आप मोदी जी को एजेंट बता रहे हैं, कभी महात्मा गांधी जी को, कभी सुभाष चंद्र बोस को, क्या कहते हैं गांधी जी? वो समर्थन करते हैं कास्ट सिस्टम का। ही वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ कास्ट सिस्टम। ही वाज स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ काउ प्रोटेक्शन, गो रक्षा। वो बात करते हैं रामराज की, ब्रह्मचर्य की, हिंदू आइडियाज। तो भाई, जो आपके मन में ये भर दिया गया है कि राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता, अरे भाई, जो जिसने देश का इतना नुकसान किया, गांधी जी की वजह से आज तुम गरीब हो, पिछड़े हो। विश्वविद्यालय में आपका कोई कार्यक्रम था तो उसमें ये आपने कहा था कि 90% भारतीय मूर्ख हैं। तो हमारा ये जानना है कि इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, 90% मूर्ख इसलिए हैं कि जब 90% लोग भारत के वोट देने जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि उम्मीदवार अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल, सीधे सीधे भेड़ बकरी जैसे जात बिरादरी के आधार पे वोट डाल देते हैं। तो उनको मूर्ख ना कहूं मैं? राहुल गांधी के अरे तो कौड़ी का आदमी, उसके खोपड़े में कुछ नहीं है राहुल गांधी। पर उनकी छवि जो पहले थी वो उससे बहुत, क्योंकि इलेक्शन में जीते वो। राहुल गांधी मानिए हो गए प्राइम मिनिस्टर, तो क्या गरीबी हटा हटा देंगे, बेरोजगारी हटा देंगे, महंगाई हटा देंगे, भुखमरी हटा देंगे? कुछ नहीं कर पाएगा। उनके खोपड़े में कोई है ही नहीं, न मोदी के खोपड़े में, न राहुल गांधी के खोपड़े में। अभिवादन स्वीकार करें, मैं विशाल द पब्लिक माइक से आप सभी के साथ आज फिर से हाजिर हुआ हूं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई है हमसे जो किसी नाम की मोहताज नहीं है, जो अपने न्यायिक सेवा के समय अपने जजमेंट के नाम पे और उसके बाद अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री मार्कंडे काटजू सर। सर की कुछ बातें हैं, सर की कुछ परिचय में ये कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे, मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के जज न्यायाधीश रहे हैं और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के फॉर्मर चेयरमैन हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द पब्लिक माइक पे। सर की कुछ बातें हैं कि दुनिया भर में जितने भी उत्कृष्ट साहित्य है, इनमें उर्दू के बहुत हिमायती रहे हैं और ये हिंदी, संस्कृत, उर्दू के बहुत नज़दीक अपने आप को मानते हैं और उर्दू को विशेष महत्व देते हैं। तो सर, हम प्रश्नों का सिलसिला जारी करते हैं। बहुत सारे कंट्रोवर्सी चीज़ें हैं, कुछ समकालीन कुछ मुद्दे हैं जिस पे आपसे बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पे। 2002 में एक कंट्रोवर्सी हुई थी आपके बहुत ज़्यादा उस पर, जिसमें आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि मोदी का 2002 के गुजरात दंगों में कोई हाथ नहीं था। स्वर्गीय पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने आप पर कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होने के भी आरोप लगाया था और उन्होंने ये कहा जितने कांग्रेसी हैं उससे ज़्यादा आप कांग्रेसी हैं। तो ये ओपिनियन या आप इस पे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये अरुण जेटली साहब ने बिल्कुल झूठ बोला। मैं जितना आलोचक बीजेपी का हूं उतना ही आलोचक कांग्रेस का भी हूं, तो हमेशा रहा हूं जी। कांग्रेस तो करीब 50 साल हुकूमत करी इस मुल्क में और 50 साल में लूट मचाई। कांग्रेस ने बड़ा भ्रष्टाचार किया। हाँ, पंडित नेहरू भ्रष्ट नहीं थे, मगर उसके बाद उनके बेटी इंदिरा गांधी ने जो छूट दे दी, लूटो, जहां जब तक मेरे समर्थन करते रहोगे तुम करो डकैती जितनी करनी है। लूट मार होती रही, भ्रष्टाचार बढ़ता गया और ये जो
इनके हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री यूपीए 1 यूपीए 2 में तो हद हो गई। यानी हर 2 हफ्ते में एक नया स्कैंडल आ जाता था, स्कैम, वो भी करोड़ों रुपए का नहीं, लाखों करोड़ रुपए का, कि कोलगेट स्कैम और CWG स्कैम और क्या क्या, अरे इतने सारे स्कैम आते गए, 2G स्कैम, और हर दूसरे हफ्ते एक नया स्कैम आता था। वो करोड़ों का नहीं, लाखों करोड़ लूट लिया है देश में कांग्रेस ने। तो अरुण जेटली क्या कहे, मैंने ये सब की घोर निंदा की है। तो ये बिल्कुल झूठ है कि मैं कांग्रेस का समर्थन करता हूँ जी। मैंने, देखिए, मैं सभी नेताओं को, चाहे कांग्रेस या बीजेपी या कोई भी पार्टी की, ये सब को मैंने कहा, ये सारे गुंडे हैं, लफंगे हैं, चोर हैं, डकैत हैं, इनको कोई देश से प्रेम नहीं है। ये सिर्फ सत्ता और पैसे के चक्कर में है, और उसके लिए ये करते क्या हैं, ये सब पार्टी के लोग, ये जनता को विभाजित करते हैं जात और मजहब के नाम पे, और नफरत फैलाते हैं सभी पार्टी। तो मैं सब पार्टियों को कंडेम करता हूं हिंदुस्तान के। मैंने बल्कि एक बात तो कह दिया कि इन सबको बहुत पहले फांसी लग जानी चाहिए, सभी नेताओं को, भारत के सब पार्टी के। क्योंकि आप एक आदमी का कत्ल करें तो आप फांसी लग सकती है, यहाँ आप करोड़ों लोगों का नुकसान कर रहे हैं, नफरत फैला के, धर्म या जात के आधार पे आप जो नफरत फैलाते हैं करोड़ों लोगों में, तो क्यों नहीं फांसी लगनी चाहिए ऐसे लोगों को जो समाज में नफरत फैलाए। तो मैं ऐसा नहीं, बिल्कुल झूठ, ये बकवास कर रहे हैं अरुण जेटली। मैं सभी जो आज के जो दल हैं, राजनीतिक दल, सब गुंडे, लफंगे, चोर, डकैत और जनता को भ्रमित करने वाले, मैं सभी की निंदा करता हूं। कोई भी देश से प्रेम नहीं करता, सब सत्ता के लोलुप हैं, चाहते हैं सत्ता आ जाए फिर पैसा बनाए, कोई देश से प्रेम नहीं है इनको। जी सर, अभी हाल फिलहाल के आपके फेसबुक पोस्ट पे भी और ट्विटर हैंडल पे भी आपके यहाँ कुछ लेख भी देखने को मिलता है और आप पोस्ट भी करते हैं। आप बहुत सक्रिय भी हैं अपने सोशल मीडिया पे। तो कुछ ऐसे आर्टिकल भी हैं जहाँ पे आपने राहुल गांधी की काफ़ी तारीफ भी की है, जैसे कि उनके न्याय यात्रा पे आपने कहा था। और नहीं, मैंने निंदा की भाई, आपने पढ़ा नहीं। मैंने कहा ये स्टंट वाली है, नाटक है जी इससे क्या गरीबी। देखिए, एक पहले चीज, एक दो चीजें बड़ी मौलिक चीज समझिए। हर राजनीतिक क्रिया और राजनीतिक प्रणाली का एक ही मापदंड होता है, और वो ये है कि उससे क्या आम जनता का जीवन स्तर बढ़ रहा है कि नहीं। देयर इज ओनली वन टेस्ट ऑफ एवरी पॉलिटिकल एक्टिविटी, कि क्या उससे लोगों को बेहतर जिंदगी मिल रहा है कि नहीं, क्या गरीबी हट रही है कि नहीं, क्या बेरोजगारी कम हो रही है कि नहीं, क्या दाम बढ़ोतरी, जो आसमान दाम छू रहे हैं, ये एसेंशियल कमोडिटीज, दाल, आटा, गेहूं के दाम आसमान छू रहे हैं, क्या उससे निजात मिल रही है जनता को कि नहीं। और जो यानी हर दूसरा बच्चा भारत में कुपोषित है। अगर आप गूगल पे जाइए और टाइप करिए चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये इंटरनेशनल एजेंसी है, उसने कहा कि हर दूसरा बच्चा भारत का कुपोषित है, और हमारी परिस्थिति आसपास के देशों से भी बदतर है। यानी पहले 125 देशों का सर्वे किया था ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने, और हमारी पोजीशन उसने रखी थी 101, 125 देशों में से। 4-5 साल में और गिर गई है, 6 पॉइंट्स गिरी, 6 स्थान गिरी है। आज हमारी पोजीशन है 107, 125 मुल्कों का जो सर्वे हुआ था, यानी और बदतर हो गई। ये तो हाल, आपको बच्चों, आधे से ज्यादा बच्चों को खाने को नहीं मिलता है ठीक से। आप देख रहे हैं बेरोजगारी का आलम। आपको मैं बताऊं, हर साल करीब 12,000 युवक आते हैं जॉब मार्केट में। एवरी ईयर 12,000 यूथ आर एंटरिंग द जॉब मार्केट।
सॉरी 12 मिलियन, नॉट 12,000, 12 मिलियन, यानी 1.2 करोड़ एंटरिंग द जॉब मार्केट इन इंडिया। मगर नौकरियां जो क्रिएट होती हैं लेस देन हाफ अ मिलियन इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, यानी यूथ एंटरिंग जॉब मार्केट 12 मिलियन, मगर जो नौकरियां बनती हैं वो हाफ अ मिलियन से भी कम। अपर कास्ट में ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, भूमिहार, ये सब आते हैं, मगर ये सब कुल मिला के 18-19% होते हैं। वो 18-19% पे चुनाव नहीं जीता जा सकता, तो एक और तबका चाहिए बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए। 31-32% आपको वोट जरूरी होता है, 18-19% पे आप जीत नहीं सकते हैं चुनाव। तो ये 14-15% का हो तबका कहां से आया? बीजेपी ने ये सोचा कि ये जो, जैसे यूपी में ओबीसी हैं करीब 40%, 40%, मगर ओबीसी एक जात नहीं है, बहुत सारी जातियां हैं उसमें। यादव है, कुर्मी है, दूध है, कुशवाहा है, मौर्य, बहुत सारी है। सबसे बड़ा ओबीसी कास्ट है यादव, जो करीब 9% है यूपी में। बिहार में शायद 15-16% है। तो बीजेपी ने ये प्रचार किया कि ये जो समाजवादी पार्टी है ये बेसिकली ये यादवों की पार्टी है। बाकी जो नॉन यादव ओबीसी हैं जो 31% है उनका कोई लाभ नहीं करती है। सिर्फ यादवों को अच्छी, जब सत्ता में आती है तो अच्छी पोस्टिंग देती है, जैसे कलेक्टर, दरोगा वगैरह सब यादवों को दे देती है, और इन पे कोई ध्यान नहीं देती है। ये प्रचार किया बीजेपी ने, तो उससे नतीजा हुआ, वो सफल भी हुआ प्रचार, क्योंकि एक तबका जो नॉन यादव ओबीसी का था वो बीजेपी की तरफ आ गया। देखिए, यादव तो सॉलिडली समाजवादी पार्टी में है। मैंने एक बार मजाक में कहा कि और पार्टियों में तो आपको दरखास्त देनी पड़ती है उसका सदस्य बनने के लिए, मगर समाजवादी पार्टी, यादव को कोई दरखास्त, आप पैदा हुए आप सदस्य होगा। मजाक में कहा मैंने, मगर हकीकत यह कि ऑलमोस्ट 99% यादव आर विद समाजवादी पार्टी। वो कहीं चस से मस नहीं हूं। जैसे अपर कास्ट, हिंदू अपर कास्ट बीजेपी में रहेगा, वो कहीं चस से मस नहीं होगा। जो जब बीजेपी कितना भी कुकर्म करे, मगर पंडित जी उनके साथ रहेंगे, क्योंकि अयोध्या मंदिर बना दिया। तो ये स्ट्रेटेजी है बीजेपी की, किस तरीके से एक सेक्शन नॉन यादव ओबीसी को अपने तरफ लाने की, उनका वोट पाने की, इस तरीके से ये स्ट्रेटेजी चलाती है। और वो सांप्रदायिकता को और आग लगा के, बढ़ा के, तो मोदी जी की पूरी पॉलिटिक्स इस पे आधारित है, हिंदुत्व और मुसलमान से नफरत पे। तो क्या मोदी जी एजेंट नहीं है वेस्टर्न पावर्स के, जिनका काम ये है कि इंडिया एक विकसित देश नहीं बन सके, और उसका तरीका है कि लड़ाओ हिंदुस्तानियों को आपस में। मोदी इज नथिंग बट एन एजेंट ऑफ द वेस्टर्न पावर्स। आप समझे ना जी। तो मैंने आपको बता दिया, मोदी जी का हकीकत बता दिया आपको। आप लोग बातें देखिए, आप लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है कि ये दुनिया दो दुनिया है, और जो विकसित देश है उनमें ये गुप्त सिद्धांत कभी बताएंगे नहीं आपको। ये बहुत गुप्त रखते हैं कि अविकसित देशों को किसी हालत में, किसी सूरत में नहीं हम विकसित होने देना, क्योंकि वरना अगर हो जाएंगे विकसित तो इनके पास सस्ता श्रम है ना, उसके वजह से ये बहुत सस्ते में माल पैदा करेंगे और हम कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, अमेरिका में बड़ा महंगा लेबर है। मैं तो जाता हूँ अमेरिका, बहुत, वहां जो सफाई करने के लिए औरत आती है घर में, क्लीनिंग वूमन, जैसे आपके यहाँ जमादार आता है जी। वो भी मोटर कार पे आते हैं। क्लीनिंग वूमन आती है मोटर कार पे, सब उसके पास भी मोटर कार है। यहाँ आप सोच सकते हैं कि कोई जमादार आपके घर में सफाई करने आएगा मोटर कार पे आएगा? यानी वहां की लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, तो इस वजह से उनका जो माल भी है वो भी महंगा है जी। हम अगर विकसित हो जाएंगे तो वो कोलैप्स कर जाएगी उनकी सारी इंडस्ट्री, और करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो वो आसानी से नहीं होने देंगे। तो देखिए,
जो विकसित देशों का जो इंटरेस्ट है और अविकसित देशों का इंटरेस्ट है डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट करता है। विकसित देश नहीं चाहते हैं कि अविकसित देश विकसित हो जाए, और हम चाहते हैं कि बिल्कुल हम विकसित हों, क्योंकि जब तक हम विकसित नहीं होंगे और बड़ा भारी औद्योगिकरण नहीं होगा, हम कभी नहीं मिटा सकते हैं गरीबी और बेरोजगारी और महंगाई और भुखमरी और स्वास्थ्य लाभ का अभाव, अच्छी शिक्षा का अभाव। ये जो बुराइयां, सामाजिक बुराइयां हैं, हम कभी नहीं इनको मिटा सकते हैं जब तक हम एक विकसित देश न बन जाए, हाईली मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट न बन पाए। तो देखिए, डायरेक्ट क्लैश है बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज एंड इंटरेस्ट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। वो चाहते हैं कि किसी हालत में अंडर डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप न होने पाए, और हम चाहते हैं हर हालत में हमें होना है डेवलप, वरना हम गरीब और पिछड़े रहेंगे। ये सर, आप अपने बेबाक जो बयान होते हैं उससे आप काफी आलोचना का भी सामना को करना पड़ता है। आपके खिलाफ संसद में निंदा प्रस्ताव भी पारित हुआ था, और उसमें आपने ये कहा था कि महात्मा गांधी को ब्रिटिश और सुभाष चंद्र बोस को जापानी एजेंट भी आपने बताया था। तो ये जो आप कभी आप मोदी जी को एजेंट बता रहे हैं, कभी महात्मा गांधी जी को, कभी सुभाष चंद्र बोस को, तो ये मतलब कैसे आप इस पे? देखिए, मैं इसका कारण बताऊं। सुनिए, मेरी तर्क सुनिए, और आप नहीं सहमत हो तो बताइए मैं कहाँ गलत कर रहा हूं। देखिए, गांधी जी आए थे भारत 1915 में, उसके पहले 20 साल वकालत करी थी साउथ अफ्रीका में उन्होंने। 1915 में आए और यहाँ 1948 तक रहे, और फिर उनका कत्ल हो गया, आप जानते हैं। इस 32-33 साल में उनके जो लेख हैं, उनके भाषण हैं, आप ये मिल जाएंगे आपको, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन है, कई वॉल्यूम्स में। उसमें आप पाएंगे कई लेखों में और तकरीरों में, भाषणों में क्या कहते हैं गांधी जी। वो समर्थन करते हैं कास्ट सिस्टम का। ही वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ कास्ट सिस्टम। मैंने सब अपने लेख में लिखे, उनकी स्पीचेस मैंने कोट की है। ही वाज स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ काउ प्रोटेक्शन, गो रक्षा। वो बात करते हैं रामराज की, ब्रह्मचर्य की, हिंदू आइडियाज। अब देखिए, अगर आप साधु संत हैं, एक आश्रम में रहते हैं, तो जो चाहे कहिए, मगर आप राजनीति में जब आ गए, वो लीडर हो गए एक पार्टी के, वास्तविक लीडर तो यही थे, नाम के लिए कोई प्रेसिडेंट वगैरह हो जाता था। तो आप जो हर स्पीच, भाषण में, हर लेख में यही सब कह रहे हैं, हिंदू विचारों का प्रचार कर रहे हैं, तो जो मुसलमान जो है, ऑर्डिनरी मुस्लिम के माइंड पे क्या असर होगा। देखिए, आज तो हिंदुस्तान में सिर्फ 15% या 16% आबादी मुसलमान है, मगर जो यूनाइटेड इंडिया था 1947 के पहले, तो करीब 25% या उससे भी कुछ ज्यादा आबादी मुसलमान थी। बाद में सन 47 के बाद यहाँ चली गई, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में चली गई मुसलमान आबादी काफी, मगर उस टाइम 25 से 30% के बीच में थी। अब जो ऑर्डिनरी मुस्लिम है, क्या वो ऐसी पार्टी में रह सकता है जिसका लीडर रात दिन यही प्रचार करे कि हमें गो रक्षा करना है, हमको कास्ट सिस्टम प्रिजर्व करना है, जात व्यवस्था हमको हमारा फायदा कर रही है, रामराज की तरफ जाना है। तो ये क्या डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, ये उसको आगे नहीं बढ़ा रही है। वो इसलिए क्या गांधी जी उनके एजेंट नहीं थे अंग्रेजों के, ऑब्जेक्टिवली? क्योंकि देखिए, आप अगर ऐसा काम करें जिससे अंग्रेजों की नीति, फूट डालो और राज करो नीति आगे बढ़े, तो जिस वजह से भी आप करते हो, मगर आप क्या उनके एजेंट नहीं है? सोचिए। नहीं सर, ये तो आपके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। व्यक्तिगत नहीं है ये उनके। आप कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, वो पूरे ग्रंथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छापा है, उनकी स्पीचेस पढ़िए, उनका जो मैगजीन थी यंग इंडिया, हरिजन, उनके उसमें ही सब आर्टिकल छपे। मैंने अपने जो, आप देख लीजिएगा, मेरे लेख गूगल में मिल जाएंगे आपको, उनमें सब कोटेशन दिए मैंने। व्यक्तिगत विचार नहीं है, गांधी जी के विचार नहीं है, उन्होंने कहा है, मैंने कोटेशन दिए उनके,
आप पढ़ लीजिए। मैं आप लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, आपको ये सब मालूम है ही नहीं। आप नाम के लिए बीए एमए पास हो गए, ये चीजें जो बता रही हूँ कभी आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो ये ना कहिए मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है, गांधी जी के विचार है। वो कहते हैं अपने स्पीचेस में, मैं आपको सारा दे सकता हूँ। आप गूगल पे चले जाइए और आप टाइप करिए जस्टिस काजू गांधी, कई मेरे उस पे आर्टिकल्स हैं, गांधी एंड कास्ट, गांधी एंड काउ प्रोटेक्शन। तो वॉज ही नॉट अ हिंदू लीडर, बल्कि वो बहुत बड़ा वकील था। एच.एम. शीरभाई, एच.एम. शीरभाई बहुत बड़े वकील थे, शायद नाम सुना हो आपने। उन्होंने किताब लिखी पार्टीशन ऑफ इंडिया, लीजेंड एंड रियलिटी, और उसमें लिखा गांधी जी जो करते थे और बोलते थे उसका डायरेक्ट रिजल्ट था पार्टीशन ऑफ इंडिया। कैसे मुसलमान ऐसे आदमी को अपना लीडर मान सकता है जो कहता है कि जातिवाद अच्छी चीज है और गोरक्षा अच्छी चीज है, रामराज अच्छी चीज है? भाई आपको सेक्युलर होना चाहिए। आप क्यों क्यों पॉलिटिक्स में रिलीजन को इंजेक्ट कर रहे हैं? जब 25 से 30% आबादी मुसलमान है, क्यों आप पॉलिटिक्स में डालते जा रहे हैं मजहब को? इससे क्या अंग्रेजों की नीति को बढ़ावा नहीं मिल रहा है? फूट डालो और राज करो, और इससे पार्टीशन आगे नहीं बढ़ा जो शीरभाई ने कहा है। ये सब पढ़िए नहीं कि आप लोग हवा में उड़ते रहते हैं। लेकिन सर जो ये पार्टीशन वाली जो बात है वो तो लखनऊ अधिवेशन तो गांधी जी उस टाइम पे थे नहीं। देखिए 1920 मैंने बताया लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1917 में जी। उस टाइम सुनिए, उस टाइम जिन्ना जो थे वो सेक्युलर थे, वो कांग्रेस में भी थे, मुस्लिम लीग में भी थे, एंड ही वाज नोन एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उस जमाने में जिन्ना सेक्युलर आदमी थे। आगे चल के उन्होंने देखा कि भैया ये तो बात हो रही है इसकी नेशनलिज्म की, और बढ़ावा दिया जा रहा है धर्म को। क्योंकि देखिए गांधी जी की ये सोच थी, उस जमाने में कांग्रेस पार्टी सिर्फ बुद्धिजीवियों की पार्टी होती थी, आम जनता की नहीं, मैथ सपोर्ट नहीं था उसको। गांधी जी 1915 में जब आए हिंदुस्तान, उस जमाने में कांग्रेस पार्टी वाज द पार्टी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स ओनली, इट हैड नो मैथ सपोर्ट। गांधी जी ने सोचा कि मैथ सपोर्ट चाहिए, कैसे मिले मैथ सपोर्ट? तो उन्होंने सोचा कि धर्म का के आधार पर चलाओ नीति, तो मैथ सपोर्ट आ जाएगी। हुआ ये, मैथ सपोर्ट आया, मगर वो हिंदुओं का मैथ सपोर्ट इसको सपोर्ट कर सकता है कि ऐसी नीतियों को कि कास्ट सिस्टम अच्छी चीज है और काउ प्रोटेक्शन अच्छी चीज है और रामराज आना चाहिए और ब्रह्मचारी, ये सब चीजें। आपने मैथ सपोर्ट तो ले लिया, मगर मैथ सपोर्ट ओनली ऑफ हिंदूज। तो आपने डिवाइड एंड रूल को आगे बढ़ाया कि नहीं? मैं जो तर्क दे रहा हूं इस पे सोचिए। आप लोग बिना सोचे समझे बोल जाते हैं। आप पढ़िए कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, उसमें सब स्पीचेस मिल जाएंगे, और मैंने कोटेशन दिए हैं। आपने कहा ये आपका व्यक्तिगत विचार है, ऐसा नहीं है, मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है, ये गांधी जी के लेख हैं भाई, मैंने कोटेशन दिए हैं मेरे सारे, गूगल पे आप पढ़ लीजिएगा। जहां तक सुभाष चंद्र बोस है, वो जापानी। देखिए सुभाष चंद्र बोस शुरू में तो जब जवान आदमी थे वो ईमानदार थे, देशभक्त थे। उन्होंने आईसीएस में आके रिजाइन कर दिया था। ही वॉज अ नेशनलिस्ट एज ए यंग मैन। आगे चल के वो भी एम्बिशियस हो गए, तो खासकर जब गांधी जी ने उनको हरिपुरा कांग्रेस के बाद उनको निकाला, तो बड़े वो डिजेक्टेड हो गए, और वो पहले तो भागे जर्मनी। हिटलर जिसने इतने लोगों का कत्ल किया था उसका समर्थन लेने, हिटलर और हिमलर जितने कितने 6 मिलियन जूस को गैस चेम्बर भेज दिया, उनसे आपने दोस्ती करना चाहिए। वो नहीं चली तो आप सबमरीन पे चले गए जापान की। देखिए ये थ्योरी थी कि एनिमी इज माय फ्रेंड। तो हमारा भी दुश्मन अंग्रेज है और जापान का भी दुश्मन अंग्रेज है, तो जापानी हमारे दोस्त हैं। यही थ्योरी थी ना।
इस थ्योरी में जो गलती है वो ये है कि इससे अगर आपको लाभ हो तब तो ठीक है, उसका समर्थन लीजिए, मगर आप समझते हैं क्या जापानी अगर हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेते तो वो क्या भारत का कोई भला करते? वो भी लुटेरे थे, दे वर फैसिस्ट। उस जमाने के जो जापानी थे, हो क्या रहा था कि जापानीज इंडस्ट्री बड़ी रैपिडली एक्सपैंड करी, तो जब इकोनॉमी इंडस्ट्री एक्सपैंड करती है तो मार्केट चाहिए उसको, एंड चीप रॉ मटेरियल्स। तो जापान ने मिलिट्री एक्सपेंशन शुरू किया फ्रॉम आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उन्होंने पहले उन्होंने कोरिया कॉन्कर किया, फिर मंचूरिया कॉन्कर किया, फिर चाइना में घुसे और बढ़ते गए हैं। तो उनको ये मिल गया, ये सुभाष चंद्र बोस मिल गए कि वो भी सुभाष चंद्र बोस वाज बीइंग यूज्ड बाय द जापानीज टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। मगर अगर जापानीज ऑक्यूपाई कर लेते इंडिया, आप समझते हैं क्या आजादी दे देते हमको? they were fascists, the Japanese of those days were fascists। वो तो और भी अंग्रेजों पे ज्यादा जुल्म करते। और 1945 में जब जापान ने सरेंडर किया तो सुभाष चंद्र बोस ने क्यों सरेंडर कर दिया? लड़ते गुरिल्ला वॉर चलाते जैसे चाइनीज ने चलाया था अगेंस्ट जापान। वो था ही नहीं कुछ, उसके सारे हथियार जापान दे रहा था, सारे सप्लाईज जापान दे रहा था, द मैन हैड नथिंग, मगर एम्बिशन थी उसकी। तो मैंने कहा ही वो जस्ट जापानीज एजेंट, जापानी लोग उसको इस्तेमाल कर रहे थे अंग्रेजों से लड़ने के खिलाफ। और पूछिए सर, अगर हम बात करें आपके जो ये सफर रहा है, ये तो आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई इलाहाबाद में हुई, तो जब आप इलाहाबाद के हाई कोर्ट के आप चीफ जस्टिस हुए, तो चीफ जस्टिस एक्टिंग आप कार्यवाहक चीफ जस्टिस थे, तो कैसी यादें हैं आपके इलाहाबाद की? क्योंकि अब हमने जब ये बताया लोगों को कि आपसे हम बातचीत करने वाले हैं, तो उन्होंने ये, वहाँ की जो एलमनी थी, तो उन्होंने ये भी कहा था कि क्या पूछिएगा कैसे, मतलब क्या कैसा अनुभव रहा है आपका इलाहाबाद का सफर में, आपकी क्या भूमिका रही है इलाहाबाद की? तो देखिए, मैं 78 साल अभी हुआ 20 सितंबर को, और 58 साल मेरे बीते हैं इलाहाबाद में जी। तो मैं अधिकांश समय मेरा इलाहाबाद में बीता। वहाँ मेरी शिक्षा हुई, फिर मैं वकील बना, जज बना। मगर मेरी बहुत बुद्धिजीवियों से बहुत चर्चाएं हुई। मैं जानना चाहता था क्या हकीकत है, कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हिस्ट्री कैसे मूव करी। तो यूनिवर्सिटी वगैरह में तो जो पढ़ा, मगर वो मुझसे ज्यादा जैसे कॉफी हाउस में बैठ के लोगों से बातचीत करता था और उनसे पूछता था सवाल। कई बुद्धिजीवी थे जिनकी बुद्धि मुझसे ज्यादा तेज थी, अब तो सब मर गए वो। तो ये सीखते 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 मुझे भी ये सब चीजें मालूम हुई। तो इलाहाबाद का बड़ा योगदान है मेरे विकास में। जी। आपका एक और स्टेटमेंट है जिसमें आपने कहा था, देहरादून विश्वविद्यालय में आपका कोई कार्यक्रम था, तो उसमें ये आपने कहा था कि 90% भारतीय मूर्ख हैं। तो हमारा ये जानना है कि इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, 90% मूर्ख इसलिए हैं कि जब 90% लोग भारत के वोट देने जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि उम्मीदवार अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल, सीधे सीधे भेड़ बकरी जैसे जात बिरादरी के आधार पे वोट डाल देते हैं। तो उनको मूर्ख ना कहूं मैं? तुम नहीं पूछते हो कि ये अच्छा आदमी है, बुरा, क्रिमिनल, इसीलिए इतने सारे क्रिमिनल्स हैं ये पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में, क्योंकि कोई देखते ही नहीं है क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग। आप देखिएगा 30-40% होंगे पार्लियामेंट में और ये स्टेट लेजिस्लेचर में, क्योंकि कोई नहीं देखता कि ये इसके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। वो देखता उसकी जात या मजहब। तो मूर्ख नहीं कहूं मैं, क्या कहूं? सर, आलोचनाएं आपको झेलनी नहीं पड़ती? इसका आपको खामियाजा, मतलब कि ईडी, सीबीआई, क्योंकि आपका बेबाक अंदाज काफी लोगों को वो प्रसन्न भी, आकर्षित भी करता है और काफी आपसे नाराज भी हो सकते हैं। देखिए, ऐसा है, मैं सत्य को मानता हूं सबसे बड़ी चीज,
और सत्य बोलने से अगर मेरी निंदा हो तो हो। मैं आपको उदाहरण दूं, पहले दुनिया भर के लोग मानते थे कि सूरज जाता है पृथ्वी के अराउंड, उसको कहते थे जियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ये बाइबल में भी लिखा है, जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है। 1543 में एक आदमी था, उसका नाम था कोपरनिकस, COPERNICUS। ही वॉज अ पोलिश जर्मन। पहले बार दुनिया में उसने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी, उसमें सारे सबूत दिया कि नहीं, सत्य ये है कि पृथ्वी जाती है सूरज के अराउंड, नॉट दैट सन गोज अराउंड द अर्थ। उसने डेमोन्स्ट्रेट किया साइंटिफिकली। दैट इज नोन एज द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियो मतलब सन, कि सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अब देखिए, उसने तो बात कह दी, मगर वो बड़ी खतरनाक बात थी, बड़ी आलोचना हुई, क्योंकि वो बाइबल के खिलाफ थी। जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है बाइबल, उसके खिलाफ उस जमाने में बोलने का मतलब है आपको डेथ सेंटेंस मिलेगी, आपको पकड़ के यू विल बी बर्न्ड एट द स्टेक, जला दिया जाएगा आपको। जला दिए जाते थे लोग जो बाइबल के खिलाफ कुछ भी बोले। तो बड़ी खतरनाक चीज थी ऐसी बात कहना, जो कोपरनिकस ने कही। यानी आप समझिए, कोपरनिकस ने किताब लिखी 1543 में, और उसके 90 साल बाद 1633 में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था गैलीलियो, आपने नाम सुना, इटालियन साइंटिस्ट, वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। वो सपोर्ट करता था कोपरनिकस की थ्योरी को कि कोपरनिकस सही बात कह रहा है। तो साहब उसको लाया गया इंक्विजिशन के सामने और उसको तो जला दिया जाता। वो बाल बाल बचा बाय रिकेंटिंग। उसने कहा नहीं ये साहब हमसे गलती हो गई, मैं गलत मैंने कह दिया कि कोपरनिकस सही है, तो अपनी बात में वापस ले रहा हूँ, ये सब कह के जान बची उसकी। मगर आज सब लोग मानते हैं कि कोपरनिकस की बात सही है। कहने का मतलब कि मेरी निंदा लोग करें, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सवाल मेरी बात सही है कि नहीं है। अगर सही है, आज आप निंदा करें, कल निंदा करें, मगर परसों आप मानेंगे मेरी बात। जैसे कोपरनिकस की बात आज सब मानते हैं। तो इससे मुझे कोई डर नहीं है कि लोग मेरी आलोचना करेंगे। आलोचना मैं गांधी जी को कहता हूं ब्रिटिश एजेंट, तो भाई जो आपके मन में ये भर दिया गया है कि राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता, अरे भाई जो जिसने देश का इतना नुकसान किया, गांधी जी की वजह से आज तुम गरीब हो, पिछड़े हो। अगर हम सही रास्ते पे जाते, जो महान क्रांतिकारी हमारे थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, अशफाकुल्लाह और सूर्या सेन, बंगाली मास्टर दा उनको कहते हैं, और राजगुरु सुखदेव, जो ये सशस्त्र क्रांति की दिशा में ले जाना चाहते थे देश को, जो सही दिशा थी है, तो उनको तो कंडेम कर दिया गया कि ये सब मनफिरे लोग हैं, और आप लोग गांधी जी के समर्थन में निकले। अगर आप उन जो सच्चे क्रांतिकारी थे भगत सिंह वगैरह के दिशा में चलते, तो आज आपका बड़ा खुशहाल देश होता। मगर आपने सोचा कि गांधी के रास्ते पे चलो, और वो सिखा रहा है, रघुपति राघव राजा नाम गा रहा है, उसमें आप खुश हो रहे हैं, और वो कह रहा है कि गो रक्षा करो और ब्रह्मचर्य करो और जात व्यवस्था फॉलो करते चलो, बड़े खुश हैं। तो भुगतिए फिर। तो ये सब मैंने कहा तो मेरी बड़ी आलोचना हुई। दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ने मुझे यूनानिमसली कंडेम किया, बिना मुझे सुनवाई का मौका दिए। अरे मुझे सुनवाई का मौका तो देते जब मुझे कंडेम करना चाहते हो। सारे नेता लोग सब यूनानिमस रेजोल्यूशन मेरे खिलाफ पास हो गया जब मैंने कहा गांधी वॉज अ ब्रिटिश एजेंट, जिसका मैंने तर्क दिया। मेरे तर्क को अगर तुम नहीं मानते हो, तुम अपना तर्क दो, बताओ मेरा तर्क में कहाँ गलती है। मैंने बताया कि जो उसने जो बाय कॉन्स्टेंटली इंजेक्टिंग रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स एंड हिंदू आइडियाज इनटू पॉलिटिक्स, ही वाज फर्दरिंग द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो अंग्रेजों का दलाल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये मेरे तर्क का जवाब दीजिए आप। मगर आप हल्ला मचा रहे हैं कि कंडेम करो कंडेम करो कंडेम।
दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने बिना मुझे मेरा तर्क सुने, मेरा वर्जन सुने, कंडेम कर दिया। चलो भाई ठीक है। सर आपका ये जो सफ़र रहा है बहुत बहुत लंबा सफ़र रहा है, बहुत लोगों को प्रेरणादायक भी रहा है आपका सफ़र। तो मलाल नहीं रहता सर कि चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश बना जाता भारत का? देखिए ये सब कुछ नहीं, सुनिए अब मेरी बात सुनिए जी। मेरा बस एक ही विचार पे मेरा ध्यान केंद्रित है, कोई भटकता नहीं मैं, और मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल साफ थिंकिंग है मेरी। और वो क्या है, वो ये है कि हमें अपने देश भारत को एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट बनाना है। अगर हम चाहते हैं कि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, स्वास्थ्य लाभ अभाव, अच्छी शिक्षा का अभाव, ये सब दूर हो, एक ही तरीका हमको इंडिया को एक आधुनिक, एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना, जैसे चीन बन गया, अमेरिका बन गया, बस इतना है। और कुछ बाकी सब इसी से कनेक्टेड चीजें हैं, सबऑर्डिनेट है। एक चीज है, इस पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं कि हमको अपने देश को परिवर्तित करना है एक अविकसित देश से विकसित देश में, जिसका मतलब एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट बनाना है। पूरा मेरी क्लियर थिंकिंग है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज, और मैं परमिट नहीं करता हूं कॉम्प्रोमाइज, ज्यादा मैं बहस नहीं करता हूं। ज्यादा फ्रीडम देना भी बुरी चीज है, ज्यादा डेमोक्रेसी भी बुरी चीज। इस पे कोई कहे कि साहब मैं ये साबित करना चाहता हूं कि गरीबी अच्छी चीज है या भुखमरी अच्छी चीज है, मैंने कहा नहीं, तुम्हें आजादी नहीं होगी बोलने की। इस पे बहुत ज्यादा आजादी बुरी चीज है, बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी नहीं, तो हर चीज में बहस करते रहिए आप, कोई काम ना हो। आप कहें साहब हम साबित करेंगे कि गरीबी अच्छी चीज है, भुखमरी अच्छी चीज है, महंगाई अच्छी चीज, हद हो गई। तो ये सब आई डोंट परमिट फ्रीडम, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी बाय द वे। डेमोक्रेसी का क्या मतलब, लोग कि जनता की हुकूमत, और जनता 90% तो कास्टिस्ट और कम्युनल है, जातिवादी और सांप्रदायिक है, मूर्ख है, गोबर भरा हुआ है जातिवाद और सांप्रदायिकता का। मैं आपको उदाहरण दूं, मुझे देहरादून यूनिवर्सिटी ने बुलाया एक लेक्चर देने कॉन्स्टिट्यूशन पे, कई साल पुरानी बात है। आप यूट्यूब पे जाइए और टाइप करिए जस्टिस कागडू देहरादून लॉ कॉलेज, उसमें पूरी स्पीच आपको मिल जाएगी। तो मैंने बहुत सारी चीजें कही, और उसमें एक चीज ये भी कही कि वो जो हॉल था, करीब 400 सीट का हॉल था, और करीब 150 लोग खड़े थे, कचाकच भरा था। जो फ्रंट रो था उसमें सारे प्रोफेसर बैठे थे, कोई पीएचडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से लेके आया, कोई पीएचडी येल यूनिवर्सिटी अमेरिका से लेके आया, कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और बढ़िया सूट और टाई पहने लेडी प्रोफेसर, बड़ी रंगीन साड़ियां। सेकेंड रो में एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे थे। मैंने बहुत सारी बातें कही, और एक चीज ये कही कि साहब ये जो बैठे हैं फर्स्ट रो में प्रोफेसर्स आपके यूनिवर्सिटी के, 2 मिनट में मैं सिद्ध कर दूंगा कि इनके खोपड़े में गोबर भरा, यही मेरे शब्द थे। मैंने कहा 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। मैंने कहा इनसे एक सवाल पूछिए कि इनकी लड़की अगर किसी दलित से प्यार करती हो, शादी करना चाहे तो राजी होंगे? एक नहीं राजी होगा, कई तो कत्ल करा देंगे, ऑनर किलिंग करा देंगे। मैंने कहा मैंने साबित कर, 2 मिनट नहीं लगा, 1 मिनट में साबित कर दिया कि इनके खोपड़े में गोबर भरा है। जातिवाद जिसके मन में है उसके मन में गोबर है। होगी पीएचडी हार्वर्ड से लेके, मैं इससे ज्यादा इंप्रेस नहीं हूं। सवाल तुम्हारे खोपड़े में क्या है? जातिवाद है तो गोबर है, भूसा भरा हुआ। तो मैं बड़े सख्त अल्फाज यूज करता हूं, क्योंकि आपको बताना है कि आप कितने बड़े मूर्ख हैं। बड़े पीएचडी हार्वर्ड लेके आए और जातिवाद भरा है खोपड़े में। बड़ा पिछड़ा मुल्क है, और यहाँ पे बड़ी सख्ती करनी, कोई ज्यादा डेमोक्रेसी वैसे नहीं चलेगी। वहां टर्की में क्या था,
वहां का रूलर था सुल्तान और खलीफा 1920-21 तक, और उसने अपना मुल्क को बड़ा पिछड़ा रखा, बड़ा सामंती रखा कि लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाएगी, और यही रिलीजियस क्लेरिक्स मौलाना लोग सारे डोमिनेट करेंगे। और इस क्योंकि पिछड़ा था टर्की, तो अंग्रेज और फ्रेंच इसको लात मारते थे टर्की लोग के लोगों को, क्योंकि आप गरीब होंगे तो और लोग आपको लात मारेंगे। गरीब को कभी इज्जत नहीं मिलती है। टर्की वाज नोन एज द सिक मैन ऑफ यूरोप एट दैट टाइम। तो मुस्तफा कमाल एक आर्मी का जनरल था, उसने देखा साहब हम लोग लात खा रहे हैं सब तरफ से यूरोपियन से, क्योंकि हम पिछड़े हैं, तो एक ही तरीका हमको आधुनिक होना है। तो उसने बगावत की और सुल्तान और खलीफा को निकाला, और उसने कहा कोई बुर्का और शरिया और मदरसा ये सब कुछ नहीं चलेगा, सब बंद। और कहा जो आदमी अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा मैं उसको गोली मार दूंगा। यही समझाने का तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। जो लोग कहते हैं कि लड़कियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उनके सामने बंदूक रखनी है कि तुम शिक्षा भेजोगे अपनी लड़की को स्कूल, वरना अभी तुमको गोली मार देंगे। और कोई तरीका नहीं समझाने का। ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं समझेगा वो। लोकतंत्र से नहीं देश आधुनिक होगा, आपको सख्ती करनी पड़ेगी, जैसे मुस्तफा कमाल अटाटर्क ने किया टर्की में। मैं उसका बड़ा एडमायरर हूं। उसने मॉडर्नाइज कर दिया। कुछ सालों के अंदर टर्की एक मॉडर्न कंट्री बन गया। तो यही आपको हिंदुस्तान में करना है, कोई डेमोक्रेसी नहीं परमिट करनी है। हैंडफुल ऑफ मॉडर्न माइंडेड डिक्टेटर्स, उन्हीं की शासन आना है। आई बिलीव इन मॉडर्न डिक्टेटरशिप। कोई डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी का मतलब है ये गधे जिनके खोपड़े में जातिवाद और सांप्रदायिकता भरी है 90% लोगों के, उनकी हुकूमत होगी। और क्या मतलब है डेमोक्रेसी का मतलब? रूल ऑफ द पीपल। 90% आपके पीपल गधे हैं, जातिवाद और सांप्रदायिकता भरा हुआ है उनके खोपड़े में, तो आप चाहते हैं वो आप पे हुकूमत करें। सर, हमारा अगला जो विषय है ये कि अभी हाल फिलहाल में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि SC ST जैसे आरक्षित वर्ग है उसके अंदर भी सरकार को ये अधिकार है कि वो क्लास सब क्लासिफिकेशन कर सकता है। इसका उद्देश्य उन्होंने ये बताया कि बहुत अभी पिछड़ा हुआ है, अति पिछड़ा है, तो उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। तो आप आरक्षण के विषय में क्या ऐसे वो तथ्य हैं या फिर ऐसे विचार हैं जो अभी भी संकुचित मानसिकता से वो है, या आप क्या ऐसा आपके व्यूज हैं जो समाज तक जाना चाहिए? देखिए, मैं ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के सख्त खिलाफ हूँ। उसका कई कारण है, हम आपको बताते हैं एक एक करके। पहली चीज तो जैसे कुल मिला के दलित होंगे, हिंदुस्तान की आबादी 144 करोड़ है, तो दलित 20-25 करोड़ होंगे। हाँ। मगर नौकरियां कितनी हैं? सरकारी नौकरियां मुश्किल से कुछ लाख हैं। तो मानिए 100% सरकारी नौकरियां दलितों के लिए आरक्षित हो जाएं, फिर भी कितनी दलितों को नौकरियां मिलेंगी? हार्डली 0.01%। क्योंकि नौकरियां हैं कितनी? मानिए आप सब नौकरियों को दलितों के लिए आरक्षित कर दीजिए, फिर भी हार्डली 0.1 या 0.01% दलितों को नौकरी मिलेगी, क्योंकि नौकरियां है ही बहुत थोड़ी सी। तो ये तो दलितों को बेवकूफ बनाया जा रहा है ना कि आरक्षण से तुम सबका लाभ होगा। वो सोचने लगे हर दलित को आरक्षण के आधार पर नौकरी मिल जाएगी, जबकि हार्डली 0.1 या 0.01% को मिलेगी, क्योंकि है ही नहीं नौकरियां। तो ये उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है जस्ट टू गेट देयर वोट्स। ये सारा वोट बैंक का चक्कर है और कुछ नहीं, पॉलिटिकल गिमिक है ये आरक्षण। दूसरी चीज ये है कि मैंने कहा दलितों की, देखो तुम अगर मर्द हो
तुमको तुम ये बैसाखी जो तुमको दे दी गई आरक्षण की, इसको उठा के फेंक देना चाहिए। वो कहना चाहिए कि हम अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं, हमें कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है, हमें कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। हम सिद्ध कर देंगे कि हमारी बुद्धि उतनी विकसित है जितनी जितनी उच्च जाति के लोगों की है। मेहनत करेंगे, कस के पढ़ेंगे और बिना आरक्षण के हम सफल होंगे ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। क्यों ये बैसाखी तुम मांग रहे हो भाई, कि हमेशा बैसाखी पे रहोगे, लंगड़े रहोगे, कि हमें बैसाखी के बगैर हम जी नहीं सकते? ये क्या है तरीका? ये कोई मर्दों का तरीका है? फिर तीसरी चीज ये है कि देखिए, अब मानिए उच्च जाति का लड़का वो 90% पाया है, उसको नहीं मिली नौकरी या प्रवेश किसी शैक्षिक संस्थान में, और एक दलित है वो 40-45% पाया, उसको मिल गया। तो क्या वो उच्च जाति के लड़के को ये दुख नहीं होगा, नाराजगी नहीं होगी कि देखिए मैं 90% पाया, मुझे नहीं मिला, और ये जो 45% पाया उसको मिल गया? तो ये अपर कास्ट और दलितों में डिवाइड एंड रूल, ये रूलर्स की पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल। तो ये उसको बढ़ावा नहीं देती है कि अपर कास्ट और दलितों में दुश्मनी हो जाए? ये सब पॉलिटिकल खेल है, पॉलिटिकल स्टंट इन नेताओं का। अब तभी देखिए सारे पॉलिटिकल पार्टी आज तक इसको सपोर्ट कर रहे हैं, रिजर्वेशन, कास्ट रिजर्वेशन को, क्योंकि उनको वोट चाहिए। ये सब पॉलिटिकल स्टंट है और मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। हाँ, मैं ये कहता हूं कि अगर कोई गरीब बच्चा है उसके माँ बाप गरीब हैं, तो उसके पास पैसा नहीं है अपने स्कूल की किताब खरीदने के लिए, तो उसको प्रशासन को मुफ्त में वो किताब देनी चाहिए, ताकि उसको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। यानी एक रईस माँ बाप के बच्चा है, उसको पैसा है, वो खरीद सकता है स्कूल की किताबें, वो गरीब है, वो नहीं खरीद सकता है। तो दोनों को बराबर करने के लिए इसको गरीब बच्चे को भी आप गवर्नमेंट दे फ्री किताबें, और ये किसी जात का हो, ये नहीं कि सिर्फ दलित को, चाहे ये ब्राह्मण का बच्चा गरीब होते हैं उनके लिए भी, जो भी गरीब हो, they should be given special facilities. Poor children should be given special facilities to give them a level playing field, ताकि बराबर हो जाए एक रिच बच्चे से, रईस माँ बाप के बच्चे से। ये मदद मिलनी, स्पेशल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मगर वो कास्ट बेसिस पे नहीं, वो इकोनॉमिक बेसिस पे। जो भी गरीब है उसकी मदद, स्टेट शुड हेल्प द पुअर ऑफ एनी कास्ट और कम्युनिटी। मगर ये कास्ट बेसिस पे, और देखिए हो क्या गया है, वो कहते हैं क्रीमी लेयर, उसी को बेनिफिट मिलता है यानी सब दलितों को नहीं फायदा मिल रहा है। कलेक्टर साहब हैं या मंत्री जी हैं, उनके बच्चे को मिल जाता है क्रीमी लेयर, जिसको कहा जाता है, वही चल रहा है। तो ये सब फ्रॉड है। और एक चीज और मैं बताऊं, ये ओबीसी का रिजर्वेशन तो बिल्कुल ही फ्रॉड है। मैं आपको उसका कारण बताऊं। देखिए, मुझे एक बार इनवाइट किया गया था नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर में, वहाँ जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी को भी इनवाइट किया गया था, वो भी आए थे। तो मैं उनसे मिला, वो मुझसे सीनियर थे, बल्कि वो आंध्र प्रदेश के जज थे, मगर वो आए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट एज चीफ जस्टिस, क्योंकि पॉलिसी होती है दूसरे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आना। तो मेरे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, मैं तब से उनको जानता हूँ, तो मुझसे उम्र में भी बड़े हैं। फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज पहले हो गए मुझसे, बहुत पहले, और उन्होंने फैसला दिया था, वो इंदिरा साहनी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें ये ओबीसी रिजर्वेशन को वैध माना गया। तो वहां मिले नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर में, और फंक्शन के बाद फिर डिनर साथ खाए। तो मैंने डिनर पे उनसे कहा, साहब आपने गलत फैसला दे दिया, जो ओबीसी का रिजर्वेशन आपने वैध करार दिया। बोले कैसे गलत है? हमने कहा हम बताते हैं। मैंने कहा देखिए, पहले क्या होता था, अंग्रेजों का जमान शासन जब था तो जमींदारी सिस्टम था सब तरफ। यूपी, मैं यूपी का हूँ, जानता हूँ, बिहार और जगह में तो जमींदार होते थे ज्यादातर ये अपर कास्ट के लोग,
या कुछ मुस्लिम। और ये जो बैकवर्ड थे यादव कुर्मी, ये बहुत पिछड़े थे, ऑलमोस्ट ऑल इलिटरेट, सब के सब अनपढ़ थे उस जमाने में। और इनके पास कोई जमीन नहीं थी ये, बल्कि टेनेंट्स थे जमींदारों के। फिर जब देश आजाद हुआ और जमींदारी अबोलिशन एक्ट आया और जमींदारी को खत्म किया गया, तो जमींदार लोग तो फिर जो अपर कास्ट वगैरह थे वो चले गए, शहर चले गए गांव छोड़ के। और ये यादव कुर्मी वगैरह ये भूमिधर बन गए, जमीन के मालिक बन गए। और जब जमीन इनके पास आ गई तो उस जमीन से जो इनकम आई उससे बच्चों को पढ़ाया, और बच्चे सब पढ़ लिख के आज यादव कुर्मी वगैरह डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं। आज पिछड़े नहीं है, मगर आज उनको आप आरक्षण दे रहे हैं, जब अब पिछड़े हैं ही नहीं। जब पिछड़े थे अंग्रेजों के जमाने में, जमींदारी सिस्टम के टाइम पे, जब असल में पिछड़े तब तो उनको कोई आपने आरक्षण वगैरह नहीं दिया। अब जब पिछड़े नहीं रह गए, विकसित हो गए, तब आप यादव कुर्मियों को आप आरक्षण दे रहे हैं, जो बिल्कुल फ्रॉड है। क्योंकि आरक्षण देना चाहिए जो पिछड़े लोग हैं उनको। ये तो आप पिछड़े रह ही नहीं गए, यादव कुर्मी एक जमाने में थे पिछड़े, तो तब तो कुछ नहीं मिला। अब जब पिछड़े नहीं रह गए, अब आप उनको दे रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल फ्रॉड है। तो ये मैंने जब कहा जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी को, बोले भाई अब हम क्या करते हैं, ये सब बातें तो हमें बताई नहीं गई बहस के दौरान। हमारे सामने वो मंडल कमीशन रिपोर्ट थी, तो उसी के आधार पे हमें फैसला देना पड़ा। हमने कहा ठीक है, अब आपने दे दिया, मगर हकीकत ये है। तो मैं कहता हूँ ये तो बिल्कुल ही फ्रॉड है ना। यादव आज में बहुत सारे हैं, आप पाएंगे इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, अच्छे पदों में, कहाँ से पिछड़े हैं भाई। और गरीब तो हर कौम में, आप मैं आपको तमाम ब्राह्मण और राजपूत दिखा दूं जो अभी भी बहुत गरीब है। तो लिहाजा ये बिल्कुल फ्रॉड है। तो नहीं, जो ये बीपी मंडल जो कमीशन रिपोर्ट आई थी, तो उसमें जो आरक्षण का जो आधार बनाया था जाति के आधार पे, आर्थिक पिछड़ापन का जो मेन कारण था जाति था। तो आप ये बीपी मंडल कमीशन की बात से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं सहमत है। ये सब पॉलिटिकल फ्रॉड है भाई। ये वोट बैंक का पूरा चक्कर है। तभी आज कोई भी राजनीतिक दल आरक्षण का विरोध नहीं करता। अब वो बीच में आरएसएस का बयान आ जाता है लीडर का कि आरक्षण के विरोध, मगर बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आरक्षण का समर्थन करेगी। जी, आपका एक और बयान था। हाँ। जो आप जालंधर में एक आप कार्यक्रम में गए थे, अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आपको बुलाया गया था। तो आपका एक बयान था कि अनुसूचित जाति को आरक्षण की जरूरत नहीं है, सियासी लोग अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण के नाम पे इस्तेमाल करते हैं। लोग ऐसा भी कहते हैं कि जस्टिस काटजू बात मुस्लिम और दलितों के हिमायती बनते हैं, लेकिन जब बात इन सब विषयों पे आती है तो वो इस धारा में आ जाता है कि आरक्षण के विरोध में आते हैं। तो ये तो जस्टिस नहीं हो पाया। आप या तो आप ये क्लियर कीजिए कि हिमायती नहीं है। देखिए, मैं हिमायती सबका हूँ जी, मैं सब भारत के सब देशवासियों का हिमायती हूँ, मगर आरक्षण तो मैंने कारण बता दिए कि ये कोई वास्तविक मदद नहीं करता है ये दलितों और पिछड़े जात को। ये दिखावा है सब, पॉलिटिकल स्टंट, वोट कैचिंग डिवाइस है और कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो मैंने ऑलरेडी अपने रीजन अपना तर्क दे दिया है। जी ठीक है। और मैंने बल्कि जालंधर में मैं गया, मुझे बुलाया, वहाँ के बहुत बड़ा कोई दलितों का ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ा, वहाँ पे उनका टेलीफोन आया, उनके वहाँ अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेशन हो रहे थे या क्या। तो मैंने कहा देखिए, मैं एक शर्त पे आऊंगा कि मुझे आज़ादी होगी, जो मैं चाहूँ बोलना मैं बोलूंगा जी। और पहले आप अपनी कमेटी से ये पूछ लीजिए कि मुझे ये आज़ादी मिलेगी कि नहीं, अगर मिलेगी तभी मैं आऊंगा। तो बोले हम ठीक है, हम पूछते हैं। 1 घंटे के बाद फिर फोन आया कि कमेटी से राजी हो गई, आप आइए, जो चाहे बोलिए। मैंने कहा ठीक है।
वहां मैं जब पहुंचा तो होटल में गया तो वहां पे 10-15 लोग आ गए सदस्य उस दलित ऑर्गेनाइजेशन के, बोले साहब ये बातें आप मत कहिएगा। मैंने कहा मैंने तो पहले से आपसे कह दिया कि इसी शर्त पे मैं आऊंगा जलंधर, अगर मुझे आजादी होगी जो चाहे मैं बोलूं। अब आप कह रहे हैं मैं ना बोलूं, मैंने कहा नहीं फिर मैं आऊंगी नहीं फंक्शन में। तब बोले अच्छा अच्छा आइए। और मैं गया फंक्शन में, बड़ी भीड़ थी वहां, 5-10 हजार लोग थे, ज्यादातर वो दलित थे। मैंने कहा देखो मैं तो तुम्हें नीच नहीं मानता हूं, मैं सबको बराबर मानता हूं, तुम अपने को नीच क्यों क्यों एक्सेप्ट करते हो? और ये आरक्षण एक बैसाखी है तुमको दे दी गई है कि तुम रहो हमेशा के लिए बैसाखी, सीधे खड़े ना हो पाओ। ये समझो कि बैसाखी के बगैर हम चल ही नहीं सकेंगे। अरे तुम मर्द हो, फेंको बैसाखी, अपने पैर पे खड़े हो, कह दो हमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, हम दिखा देंगे कि हमारा जो मानसिक स्तर है उच्च जाति के लोगों से कम नहीं है, और ये दिखा देंगे मेहनत करके, खूब पढ़ के और सफल होके ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम सिद्ध कर देंगे। क्यों तुम चाहते हो आरक्षण भाई? जी बिल्कुल ये सब तुम्हारे हित में नहीं है। मैंने स्पष्ट कहा, दे रहे हैं भेड़ बकरी जैसे, 2 लाख यादव वोट, 2 लाख हरिजन वोट, 2 लाख जाट वोट, 2 लाख मुस्लिम वोट, 2 लाख दलित वोट। तो भैया देव नमस्ते, मैं ये नॉनसेंस में ये भागीदार नहीं होगा, ये पागलपन है। मुझे बख्शिए, मैं अपना वोट दूंगा। तो आई डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। डेमोक्रेसी मीन, जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा, रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। मगर पीपल तो आपके पिछड़े हैं, जातिवादी हैं, 90% लोग भरा हुआ है गोबर, ये भूसा भरा हुआ है 90% लोगों के जातिवाद और सांप्रदायिकता का। तो ये हुकूमत करें हम पे? लोकतंत्र का यही मतलब है ना कि जनता हुकूमत करे, और जनता तो मूर्खों की है 90%, वो मुझ पे हुकूमत करे। भैया नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, मुझे बख्शिए, आप करिए जो कुछ करना है। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, लोकतंत्र में मुझे कोई विश्वास नहीं है। आई बिलीव इन मॉडर्न माइंडेड डिक्टेटरशिप, जैसे वो मुस्तफा कमाल आया था, उसमें कुछ नहीं, अपनी लड़कियों को तुम्हें स्कूल भेजना है वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अभी। क्योंकि जो आदमी अपनी लड़की को स्कूल नहीं भेजता है वो अपनी लड़की का दुश्मन है। जो लड़की को अशिक्षित रखता है वो अपनी लड़की का दुश्मन है। ऐसे आदमी को गोली मारनी चाहिए। यही तरीका आप लोगों को समझा नहीं सकते हैं, जबरदस्ती करनी पड़ेगी आप पे। तो ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं है देश तरक्की कर सकता। जी हम अपने इंटरव्यू के अंतिम चरण में हैं सर, लेकिन एक अंतिम प्रश्न ये है कि अभी ऐसे भारत में कोई ऐसा राजनेता है, युवा राजनेता, जिससे आपको थोड़ी सी उम्मीद है कि भारत की जो परिस्थिति है थोड़ा बेहतर बना सकते? नहीं, मुझे कोई अभी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, लोग मुझसे कहते हैं कि आप कहते हैं कि आगे चल के एक महान ऐतिहासिक जन संघर्ष शुरू होगा और जन क्रांति होगी, और इसका नेतृत्व करेंगे जो देशभक्त नेता लोग, जो वास्तविक देशभक्त हैं, जो अपने लिए उनको कुछ नहीं चाहिए और देश को आगे ले जाना चाहता हूं। मगर ये नेता कहाँ है? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कहा देखो ये बात सही है, आज नहीं दिखाई दे रहा। आज कोई नेता ईमानदार और सही आदमी नहीं है, मगर मुझे पूरा भरोसा है कि आगे चल के ऐसे नेता आएंगे। क्योंकि इतिहास बताता है कि जब किसी भी मुल्क पे संकट आता है तो ऐसे ऐसे लोग उभर के आते हैं जिनके बारे में कोई नहीं पहले जानता था। जैसे जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई 1775 से 1781, तो जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जिनको पहले ज्यादा लोग नहीं जानते थे, वो सामने आए, लीडरशिप करी उन्होंने। या सिविल वॉर हुई 1861 से 65, अब्राहम लिंकन, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के पहले बहुत कम लोग उसको जानते थे,
मगर वो आगे तो जब देश में संकट आता है, जैसे फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई, तो उसके लीडर्स उभर के आए, रोबेस्पियर, मारा दातों वगैरह, जिनको पहले कोई नहीं जानता था, या लेनिन आए रशिया में। तो कहने का मतलब कि जब देश में संकट आता है तो ये पाया गया है कि प्रकृति ऐसे ऐसे नेताओं के ऊपर लाती है जो देश को फिर संकट से निजात दिलाए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज नहीं दिखाई दे रहे हैं ऐसे नेता जो देश का वास्तविक भला कर सके, मगर आगे चल के आएंगे, क्योंकि ये पाया गया है इतिहास में कि जब भी किसी देश पे संकट आता है तो अच्छे अच्छे नेता फिर उभर के आते हैं। तो आएंगे यहाँ भी, उसकी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, मगर उसमें वक्त लगेगा। राहुल गांधी के बारे अरे में क्या? दो कौड़ी का आदमी, उसके खोपड़े में कुछ नहीं है राहुल गांधी। पर उनकी छवि जो पहले थी वो उससे बहुत, क्योंकि इलेक्शंस भी जीते वो। अच्छा सुनिए, मैंने आपसे एक चीज कहा कि देखिए हर पॉलिटिकल एक्टिविटी का टेस्ट एक ही होता है जी, कि उससे लोगों का जीवन स्तर कैसे बढ़ेगा, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। राहुल गांधी मानिए हो गए प्राइम मिनिस्टर, तो क्या गरीबी हटा देंगे, बेरोजगारी हटा देंगे, महंगाई हटा देंगे, भुखमरी हटा देंगे? कुछ नहीं कर पाएगा, उसके खोपड़े में कुछ है ही नहीं, न मोदी के खोपड़े में न राहुल गांधी के खोपड़े में। आप बता दीजिए, क्योंकि देखिए अभी क्या है ना कि हो सकता है कि ये सरकार बहुत दिन न चले और राहुल गांधी लेड अलायंस, इंडिया अलायंस पावर में आ जाए, मगर उससे क्या गरीबी हट जाएगी, बेरोजगारी हट जाएगी, महंगाई हट जाएगी, भुखमरी हट जाएगी, ये स्वास्थ्य लाभ की समस्याएं दूर हो, कुछ नहीं फर्क आएगा। जैसे वो उसने कौन थी मंथरा थी, रामायण में आपने पढ़ा होगा मंथरा गई कैकेयी के पास, उसने क्या कहा कि कोई नृप होए हमें कहानी, मैं तो दासी की दासी बनी रहूंगी, चाहे रामचंद्र जी राजा बने चाहे भरत राजा बने, मुझ पे कोई नृप होए हमें कहा। वो क्या पूरा क्या है, दो चौपाई क्या है पूरे भूल रहे, मगर एक लाइन है कि कोई नृप होए हमें कहा, मैं दासी की दासी बनी रहूंगी। तो जनता गरीब की गरीब रहेगी, चाहे मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, चाहे राहुल, चाहे ममता, चाहे कोई भी बने, आम जनता के जीवन स्तर में क्या फर्क आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो ये सब चेंज ऑफ लीडरशिप से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा भाई, आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाय चेंज ऑफ लीडरशिप, इट इज बाय रेवोल्यूशन। पूरा सिस्टम चेंज करना है आपको, उसके लिए महान जन संघर्ष करना होगा जो 10-15 साल चलेगा, और जिसका नेतृत्व करेंगे वास्तविक देश भक्ति वाले नेता, जो त्याग करेंगे, जिनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस चाहते हैं देश हमारा ऊपर जाए, एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जाए। ऐसा सिस्टम हम क्रिएट करें जिसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और लोगों का जीवन स्तर ऊपर बढ़ता रहे, है तो वही तरीका है इस तरह का जन संघर्ष जो यूनाइटेड होगा, सारे यानी जात बिरादरी के ऊपर उठ जाएगा, सब जनता एकजुट होंगे, क्योंकि हमारी समस्याएं सबकी एक ही है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। मेन प्रॉब्लम आर ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या हिंदू मुसलमान में क्या फर्क, दोनों को यही समस्या है। तो लिहाजा हम लोग को एक यूनाइटेड पीपल स्ट्रगल लॉन्च करना है जो 10-15 साल लगे, उसमें बड़ी कुर्बानियां देनी होंगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, क्रांति कोई मामूली चीज नहीं, मजाक नहीं है। जब चीनी क्रांति हुई 1900 शुरू तो हुई थी 1924 के आसपास, 25 साल चली और 1949 में जाके सफल हुई। तो 1949 के बाद ये पता लगाया गया कितने क्रांति के दौरान मारे गए। उस जमाने में चीन की आबादी थी करीब 50 करोड़, आज तो हो गई 140 करोड़ जितने हमारी है। उस जमाने में करीब 50 करोड़ थी 1949 में। तो पता लगा कि 10% लोग मारे गए क्रांति में। ये कुर्बानी देनी पड़ी आपको, जिसमें औरतें बच्चे
जब वियतनाम में संघर्ष हुआ 1945 से 1975 तक, पहले फ्रेंच के अगेंस्ट फिर अमेरिकन के अगेंस्ट, उसमें भी 10% लोग मारे गए वियतनामीज। यानी उस टाइम वियतनाम की आबादी थी करीब 40 मिलियन, आज तो 100 मिलियन से भी ज्यादा हो गई। मगर उस टाइम पे जब ये लड़ाई चल रही थी पहले फ्रेंच के अगेंस्ट और फिर अमेरिकन के अगेंस्ट, तो वियतनाम की आबादी करीब 40 मिलियन थी, उसमें से करीब 4 मिलियन मारे गए लड़ाई में। यानी ये आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपकी आबादी 144 करोड़ है भारत की आज, तो उसका 10% कितना होता है? 10% कितना होता है? 14 करोड़। 14 करोड़ लोग आपको बलिदान देने होंगे, उसमें औरतें बच्चे भी होंगे, और नहीं देने को आप तैयार रहिए, गुर्बत में रहिए, गरीबी में, भुखमरी में, जूते खाते रहिए, लात खाते रहिए, जो विकसित देश आपको लात मारते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप निकले ये गरीबी और सब बुराइयों से निकले, तो आपको कुर्बानी देनी पड़ी, बहुत भयंकर कुर्बानी, जैसे चीनियों ने दी और वियतनामीज ने दी। अपनी 10% आबादी को कुर्बान कर दिया, जिसमें औरतें बच्चे भी बहुत सारे थे। तो क्रांति कोई मजाक नहीं है, आसान चीज नहीं है, बड़ी भयंकर चीज होती है। ये इतिहास में आप पढ़ लीजिए। चलिए, आप सुन रहे थे जस्टिस मार्कंडेय काटजू को। मैं विशाल फिर से आप सबसे जुड़ूंगा और बातचीत करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।